बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ये आपको गिवन है और क्या दे रहा है, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स आपसे कह रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ आइदर ऑफ द टू। मतलब समझ में आ रहा है, 3 वेक्टर्स का टोटल 0 है, पहली बात उनमें से 2 इक्वल हैं और तीसरा √2 टाइम्स है। इतना तो अंदाज लग ही गया होगा कि जो √2 टाइम्स है वो इन दोनों का टोटल होगा, इतना अंदाज लग जाता है। अब एक खास बात देखें कि आपको ऐसा समझ में आता है, अगर हम यहाँ पर कहें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, इसका मतलब आपका सी जो है वो होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाँ या ना बताएं, इसका मतलब यही है। अब इस बात को हम फिगरेटिव दिखाते हैं, इसका असली मतलब क्या है। अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 है और सी बराबर आपने कहा ए प्लस बी का हम कहते हैं नेगेटिव है, क्योंकि अभी मुझे एंगल नहीं मालूम, वैसे में मुझे तो आंसर मालूम है 90, 45 और 35 वाला, लेकिन अगर आप जहाँ सॉल्व कर रहे हैं आपको इसका आंसर नहीं मालूम, तो फिर बताता हूँ, आप इसके आर्बिट्ररी एंगल बनाइएगा। और आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी आड़े टेढ़े से, हमने मान लिया आपके जो 2 हैं, ये हमने मान लिया ये आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर ए और बी है तो क्या आपको नजर आता है इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इनका रिजल्टेंट जाएगा ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके थे, मैंने कहा ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी। अब सवाल आता है सी कहाँ होगा, ध्यान से देखो सी दिख रहा है कहाँ होगा, जो ए प्लस बी है उसका नेगेटिव वेक्टर है, और नेगेटिव वेक्टर माने तो मालूम था ये होगा क्या। इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं। नेगेटिव वेक्टर डेफिनेशन आप पढ़ चुके थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अभी मैं इन शॉर्ट इसको आर लिख देता हूँ, आर बोले तो वही ए प्लस बी। तो एक काम करें, इतनी कहानी जो है समझ में आ रही है, पहले इतना तो देख लें, गिवन से देख लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, यानी सी इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और एक काम करेंगे, इसको आपके क्या दिखा देंगे, वेक्टर ए बी और बी, और ये आपका सी मैंने कहा कहाँ चला गया, पीछे बैकवर्ड्स। कोई समस्या, बना दिया इतना। अब खास बात देखें, अगर आपका मॉड सी आपके वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है वेक्टर, तो आपको ये अंदाज है कि आपका मॉड सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, मॉड सी इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ, ये तो ध्यान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के फॉर्मूला भूल गए, माइनस मत कहना, माइनस यहाँ केवल डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। जो आप मॉड सी इज इक्वल्स टू निकालेंगे, तो अब इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल, 2 तो आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब मैं अगली बार लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो पूरे लिख देता हूँ, प्लस 2a कॉस थीटा। नहीं आया समझ में, 2 इक्वल हैं। और थर्ड कितना है, एंड द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ द आइदर, किसी भी एक का, किसी एक मतलब दोनों एक ही हैं, तो उनका कितना है, ये √2 टाइम्स है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया। बस क्या है, लैंग्वेज आपको पकड़ में आ जाती है, इसलिए मैंने लास्ट राउंड में नहीं कहता, ना जल्दी में नहीं करेंगे, आराम से लैंग्वेज पढ़ते ही क्वेश्चन कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स में टोटल, और इंग्लिश अगर आपको समझ में आने लगी, टू बी फ्रैंक, फिजिक्स नहीं अंग्रेजी, तो आपके सवाल हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में लग रही है, इंग्लिश लग रही है, भैया क्या कह रहा है। कर दें तब, बस हम लगभग सॉल्यूशन भी पहुँच गए, अभी 1 सेकंड बाद में इसको सॉल्व कर दूंगा। अंडर रूट और बड़ा सा कर देता हूँ।
और हर्षवर्धन सिंह तुम लेट हो गए यार। लेट थोड़ा सा। हमारा स्कूल कौन सा है? एवरेज। एबनेजर। बढ़िया। तो तुमने इसके पहले फिजिक्स कहीं गए कि नहीं गए? कहीं नहीं गए, क्यों? तो क्या करती रहे तुम नवंबर तक? क्यों? हैं? घर पे पढ़ी तुमने कि नहीं पढ़ी? नहीं, तुमने कहा आनंद और मंगल। बढ़िया। 10th में क्या था तुम्हारा स्कोर? 10th का इस बार का 10th का भी स्कोर पूछने मतलब नहीं, 10th में क्या था, जबरन पास किए गए हो। हाँ और क्या। चलो वैसे कितना था? 69। बढ़िया। तो 10th में आपका स्कोर कम है बेटा, सिंपली। सही कह रहा हूँ? तो ये है, केयरफुल हो जाए पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने मनोरंजन में निकाल दिया। बढ़िया, कर दें इतना, सॉल्व कर देंगे अगली बार। बहुत याद देखना सॉल्यूशन के लिए क्या ऐसा दिख रहा है, ए कॉमन आएगा, और ए कॉमन आएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो बचेगा आपका कितना? आपका बचेगा √2 इज इक्वल्स टू 1 + 1। ये बचेगा 1 + 1 + 2 cos थीटा, और एक छोटा सा काम करो, स्क्वायर भी कर दो, तो कितना होगा? 2 इज इक्वल्स टू 2 + 2 cos थीटा। एक मनोरंजक बात है, 2 से 2 खत्म, यानी कि 2 cos थीटा बराबर 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यही कह लेते हैं, यानी आप क्या कह सकते हैं? 2 cos थीटा बराबर 0। तो फिर थीटा कितनी होगी? 90 डिग्री। वेल डन। तो ये आपने निकाल लिया। आए पहले तो इसको चेक कर लेते हैं मजे से। इतना मिलते हमारा लगभग सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर आप बिना फॉर्मूलों के थोड़ा सा जनरल सेंस लगाएंगे तो, मैं फिगरेटिव दिखा देता हूँ। कई बार हम जो है फॉर्मूले बजाय सामान्य मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, 9th-10th लेवल का जल्दी निकल आती हैं चीज़ें। थीटा 90 निकल आया है, थीटा 90 मतलब दिख रहा होगा, ए और बीच का एंगल निकल आया है। मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपका कितना आ गया है? 90 डिग्री। चलो इतना और लिख दो, इससे तुम्हें भी याद रहेगा भविष्य में कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी आपका आ चुका है 90। अब बाकी एंगल्स की हमें चर्चा करनी है, उसके लिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ। बस इतने में मेरा काम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ध्यान देखना, अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो फिर वेक्टर अलजेब्रा के फॉर्मूला लगाऊंगा, नहीं तो मैंने कहा मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा। ध्यान देखो, ए और बी के बीच का एंगल 90 है। इसका मतलब एक्चुअल ये फिगर कैसा हो जाएगा? ये फिगर हो जाएगा। और अगर मुझे ये ध्यान आ गया दोनों बराबर हैं, क्या ध्यान जाता है? अगर ये दोनों बराबर होंगे, ये आपका मैंने कहा वेक्टर ए और ये मैंने कहा वेक्टर बी, क्या ध्यान जाता है? दोनों बराबर होने पे जो आपका ये जाएगा आर, भैया दोनों आकांक्षा देखने नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तो आप ध्यान देखना डायगोनल कितने एंगल पे होगा? ऑब्वियस है 45 डिग्री पे होगा। कोई उसमें a + b sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल थीटा की जरूरत नहीं। कॉमन से मैंने कहा था कई बार सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें, चीज़ें निकल आएंगी। ये निकल आया, तो आपको ये दिख रहा है a और b के बीच का एंगल तो 90 था, ये रहा r। अब c कहाँ होगा? c आप डिक्लेयर कर चुके थे, c कहाँ होगा? इक्वल एंड अपोजिट टू a + b, इसका मतलब अपना c ये होगा। तो चलो c हम बना देते हैं। c कहाँ रहा? ये रहा c।
अब तुम बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होगा। इस एंगल को मैं हरे कलर से लेता हूँ, क्या आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना है? 135 दिख रहा है साफ साफ। और सामान्य ज्यामिति इस्तेमाल कर रहा हूँ 8वें क्लास की, और जैसे ही मिल गया तो आप देखना आपको अपना ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो एक काम करें, बस फिगर बना दें इतना सा और बाकी कहानी खत्म। बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, कोई 90 135 वाला होगा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है वो नहीं है, बिना ऑप्शन वाले हो तो सीधा सीधा लिख के आएंगे। ठीक है, इसका नाम और लिख दूँ, इसका नाम हमने नहीं लिखा। ये आपको कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर सी। मिल गया, आ गया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अगला हम कौन सा देखेंगे। अगला आपसे कहता है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस। और फिर मैंने कहा था इंग्लिश आपकी ठीक हो, और बड़ी साधारण सी बात कह देता हूँ, 11th और 12th में बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके तभी पढ़िएगा जब आप पिछले सालों में पढ़ते रहे हो। ये एक सामान्य सलाह होती है मेरी, है ना। कई बार लोग कहते हैं इससे क्या लेना देना, मेरा वो अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आगे चलते हुए। हाँ देखें हमने सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग। क्या आपको इसका मतलब समझ में आता है? दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का समेशन। इसमें कहता है इंग्लिश लगेगी तो मैं पहले नंबर पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे लिखता हूँ नंबर 1 आपको दिया है F1 प्लस F2, और कितना दे रहा है? इज 18। बढ़िया, ये एक डाटा मुझे दिया है। दूसरा डाटा कह रहा है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12, और रिजल्टेंट आपको याद है कितना होता है? अगर आप सेकंड नंबर डाटा पे जाएंगे तो आपको ये याद आना चाहिए रिजल्टेंट। F से लिख देता हूँ, F बराबर कितना होता है? रिजल्टेंट तो याद है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और साथ में प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही होगा। आओ थोड़ा इसको भी खींच लेते हैं। रिजल्टेंट कितना बता रहा था? कहाँ गया? रिजल्टेंट इज 12। बढ़िया, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 12 हो गया। और आगे बढ़ जाए, कितना होगा? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा इसमें कुछ निकलने वाला है। नहीं निकल रहा तो हमने कौन सा उसको तेल निकालना है। बना रहने दो, हो गई इक्वेशन सेकंड। और देखेंगे कुछ दे रहा होगा तो। क्या कुछ और दे रहा है? ये कह रहा है रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री। रिजल्टेंट आपका 90 डिग्री पर है। मुझे बताएं रिजल्टेंट का एंगल आप काय से लिखते हैं? थीटा से या अल्फा से? मेरी बात समझ आती है? ये मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉबैक ऑफ द फिजिक्स। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फिजिक्स में। आदमी को जो मैं करता है बिल्कुल पिन पॉइंटेड जानकारी चाहिए। अगर आपको पिन पॉइंटेड जानकारी नहीं है तो आप फिजिक्स में असफल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही दिया होगा द एंगल मेक्स 90 डिग्री विद द फोर्स, जो भी दिया हो। और रिजल्टेंट जो एंगल बनाता हो, मैंने कहा आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं बताया होगा। एक मज़ेदार बात है, हमसे आप कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने जब भी फिगर बनाया होगा तो हमने बिल्कुल साफ साफ रखा होगा कि दो जो आपके गिवन वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। और जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है जान के ना, ऐसा क्यों बना रहे हो? तो मजे के लिए बना रहे हैं। रिजल्टेंट का एंगल आपने कितना माना होगा? सही बोल रहा हूँ ना? इसलिए मैंने कहा यहाँ पर एकदम कैसे लोग चाहिए जिनकी निगाह हर चीज़ पर हो। कह रहा है रिजल्टेंट इज एट एन एंगल 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। ये तीसरी जानकारी दे रहा है। तो चलो तीसरी जानकारी का एक और बाद में इस्तेमाल करता हूँ। फिलहाल आप इन दो जानकारियों के बेसिस पे दो इक्वेशन बना लें। बनाए पहले तो नंबर 1 आप बनाइएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 18।
और दूसरी आप कौन सी बनाएंगे, रिजल्टेंट f इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। उसके आगे मुझे उसमें कुछ मिला नहीं, बस f मिल गया था 12, मैंने वो रख दिया और इक्वेशन मान ली सेकंड। 12 इज इक्वल्स टू रूट ओवर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। कोई समस्या? हाँ ना बताएं। नहीं। अब अगले नंबर पे जाते हैं। जब आपको ये मिल गया, अब तीसरी जानकारी क्या दी, रिजल्टेंट इज एट एन एंगल 90 डिग्री, यानी अल्फा क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। अब इस अल्फा को इस्तेमाल करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या था, बढ़िया, तो हम मान लेते हैं टेन अल्फा बराबर f2 ऐसा खींच दूँ है ना, और अपॉन रहेगा f1 प्लस f2 कॉस थीटा। कोई मुझे टेन 90 की वैल्यू बताएगा? इन्फिनिटी, यानी और डिटेल्ड कर दूं तो सीधा 1/0 इसलिए कर दिया ताकि कोई अटके नहीं, यही होता है। और इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा। सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब देखें ध्यान से, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f1 प्लस f2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हैं कि f2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस का f1। बढ़िया, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। निकला तो इससे भी कुछ नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सही कहा मैंने, निकला इससे भी कुछ नहीं। तो फिर आप क्या करें, इस सवाल में तो कुछ आ ही नहीं रहा यार। क्या ख्याल है खुशी शर्मा, क्या करूं? कोई आइडिया किसी के पास? इसकी सेकंड में चली जाएगी। सही कह रहे हैं। एक्चुअली इसका आइडिया बड़ा सिंपल था भैया, 10th तक इक्वेशन सॉल्व करते आए हो, एक इक्वेशन से थोड़ी कुछ मिलता है। तो बहुत अच्छे सवाल में 2 या 3 इक्वेशन जमा हो गई हो तो आपस में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या किसी एक मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, मैं सिर्फ ये सिखाता हूँ आप कर कैसे सकते हैं। आपको ये नहीं देखना बोले हमने 1 बनाई कुछ नहीं निकला, 2 बनाई कुछ नहीं निकला, 3 बनाई कुछ नहीं निकला, इक्वेशंस निकल आई, यही बहुत बड़ी बात है। और इक्वेशंस जिसके पास हैं वो उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे आसानी से फिलहाल कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो जानी चाहिए, ये वाली बोले तो इसका नंबर है 3rd और इसका नंबर है 2nd। दिख रहा है, क्योंकि f2 cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अगले स्टेप में चले जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 मैं ऊपर ले लेता हूँ, बस इतनी दिखेंगी आपको। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में जाओगे तो देखो ध्यान से, तुम्हें क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल्स टू मिलेगा अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और ध्यान से देखो f2 cos थीटा हो जाएगा माइनस f1, यानी ये कुल मिला के हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं आपका 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके लिए, एक 2 छूट गया गलती से, कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर। अब कुछ आशा लग रही है कि अब तो सॉल्व होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जहाँ तक पहुँच गए साथ साथ चलते आइएगा। आपको कोई ऐसा मान काम नहीं, 8 9 का काम कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको ये भी दिखेगा कि 144 बराबर हो जाएगा f2 + 1 और इंटू f2 - f1
और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो शायद आपको फर्स्ट इक्वेशन याद आ जाए। नहीं दिख रही फर्स्ट इक्वेशन, F1 प्लस F2 आपका कितना आता है 18। तो आप एक काम करेंगे, इसको रख दें, यानी हम कहाँ पहुँच सकते हैं क्या, चलो और डिटेल ही करूँ। 144 बराबर हो जाएगा 18 इंटू, ये आप कह सकते हैं F2 माइनस F1 बराबर हो जाएगा कितना 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। लेकिन जैसे आप इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे वैसे आपका ध्यान जाएगा इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास है और इक्वेशन नंबर 1 भी मेरे पास थी, यही थी ना 1। F2 प्लस F1 बराबर 18 और F2 माइनस F1 बराबर 8। करें फुर्ती से, या तो इनको सॉल्व करें इक्वेशन 1 एंड 4 को। तो आपके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, इसके आगे आपको क्या करना है, आपको करना है सॉल्व 1 एंड 4। बाकी में सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं करना है फालतू का। मुझे सीधा सीधा बताओ, ऐसी 2 डिजिट बताओ जिनका टोटल 18 हो और डिफरेंस 8। 13 और 5 सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना कोई उन्हें सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ता। कई बार वो भी गंदगी मचाओगे 2 किलोमीटर की, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 एक के ऊपर एक लिखोगे, एलिमिनेशन करोगे, निकालोगे। कई बार सिंपल भेजा लगाओ, ऐसे 2 नंबर जिनका टोटल 18 हो और डिफरेंस 8 हो, और ऐसे नंबर आप दिख जाएंगे कौन से होंगे, 13 और 5 बता रहे थे ना। अब 13 और 5 में छोटा किसको, F1 किसको मानूं, F2 किसको मानूं, अभी आप पता चल जाएगा। ये एंगल आप किससे मान रहे थे, F1 से, क्योंकि आपको मालूम है अल्फा ए से माना जाता है। ध्यान देखना, बहुत मजेदार बात आता हूँ, बोर्ड में तो सही हो जाएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में -1 लेके चले आओगे बिल्कुल एक ही आंसर मिलेगा, केवल क्रम अलग होगा। इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तभी मैं कहता फिजिक्स बहुत बारीक काम है, समझ आ रहा है, देसी धमाका नहीं है। मैंने कहा था आप 10 अल्फा किससे बना रहे होते हैं, ये कन्फर्म है आप F1 से बना रहे होते हैं। और आपका क्वेश्चन था 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ, इसका मतलब F1 स्मॉलर है और F1 स्मॉलर है, तो तुमने कौन सी वैल्यू बताई थी, 5 और 13 ना। इसलिए मैंने लिखा F1 बराबर है 5 न्यूटन और F2 बराबर है, तो मैंने कहा बोर्ड में तो क्या है, बोर्ड में आप कभी ये भी लिखा होगा F1 बराबर 13 F2 बराबर 5, तो लोगों ही निकाय कई बार नहीं भी जाती, टीचर चेक कर रहा होता है, मालूम 5 13 है ठीक है। इवन हम भी कॉपी चेक कर रहे होंगे 13 और 5 है, नहीं ध्यान जाता। लेकिन जहाँ आप ऑप्शन में होंगे वहाँ एक दिक्कत होगी, उसमें 2 दिए होंगे ना, F1 बराबर 5 F2 बराबर 13 और F1 बराबर 30 और F2 बराबर 5, तब लटक जाओगे हैं इनमें से कौन सा सही मानो। इसलिए मैंने दिखा दिया, फिजिक्स बेटा कई बार बहुत बारीकी से गड़बड़ कर देती है। तो बोले एवरल समझ आ गई, जिस मेन बात पे था वो, ना कि ये कि तुम कहो F2 प्लस F1 F1 माइनस F2, इस पे नहीं, ये मान चलेंगे तुम खुद कर सकते हो, सही ना। चलें कर दें इतना, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक पढ़े और अच्छे से पढ़े। बताओ मैं फिर कहता हूँ 11th अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे यहाँ, तो नंबर तो छोड़ें, नंबरों की बात मैं 11th में नहीं करूँगा, लेकिन वो चीज़ें आप सीख जाएंगे जो आपके आगे काम में आएंगी, क्योंकि इन चीज़ों को लोग आगे इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। ये IJ वाला तुम्हारे बस से बाहर है भी फिलहाल, लाइन से x बराबर 0 y बराबर 0, ये IJ भी हमने तो पढ़ाया नहीं है, अच्छा सब IJ के ही है इसके बाद, ठीक है। तो चलें इस ढंग से हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। IJ का I कैप J कैप वाला पार्ट बचा, उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम एक दूसरे फिनोमेना पे आते हैं और वो आते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन मालूम था क्या था, एडिशन का मतलब था अगर आपको 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो क्या करोगे, दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा उनका डायगोनल, अगर आप उनकी हेल्प से पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्या ये ध्यान है, मैं बार बार इसको इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके उससे आगे बढ़ेंगी। अब अगली चीज़ आती है और हम जाते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब आप सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ,
एक्चुअली में वेक्टर अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। मैंने क्या कहा, वेक्टर अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन नाम की प्रोसेस होती ही नहीं है। तो फिर सवाल है हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से इधर देखें कि आपका ऐसा ध्यान जाता है, मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, हाँ ना बताएं। आप ध्यान से देखें, इन दोनों के कंसेप्ट में डिफरेंस है। मैथमेटिकली एक ही चीज़ लिखी थी, लेकिन मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ध्यान देखो दोनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस है। इसका कहना है वेक्टर ए में से बी सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है तो कहाँ से कर लोगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा सब्ट्रैक्ट करो, ये कह रहा है वेक्टर ए में एडिशन करो। एडिशन तुम पढ़ के आए हो, और किसका एडिशन करो? अपोजिट ऑफ बी का, बी के उल्टे वेक्टर का एडिशन कर दो। तो इसलिए ध्यान देखना, मैथमेटिकली एक ही चीज है बट अप्रोच इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई द सब्ट्रैक्शन कैन बी सॉल्व। क्या है समझ में आता है? तो एक लाइन में लिख दें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ऐसा कुछ लिख देना, सिंपल सब्ट्रैक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन में आप लिख देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या होगा, इसको हिंदी में लिख देते हैं नीचे, हिंदी मतलब हिंदी नहीं, हिंदी मतलब जो समझ में आए। नीचे आप लिख देगा 10 टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी, नीचे आप बताएंगे 10 टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी इट्स अपोजिट वेक्टर, 10 टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी कॉमा इट्स अपोजिट वेक्टर इज एडेड, इट्स अपोजिट वेक्टर इज एडेड। क्या ये थीम समझ में आती है ना? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, ऐड किया है अपोजिट यानी कि उल्टा वेक्टर। ठीक है, कोई कहेगा फिगरेटिव दिखाओ, फिगरेटिव भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान चले ये आपका वेक्टर ए और ये मैंने सपोज कर लिया वेक्टर बी, और आपसे अब कोई कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नहीं, वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। तो सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? मेरा कहना ये वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करना है, तो इसको उल्टा कर लेना, और उल्टा करने का मतलब समझ में आ जाता है। उल्टा करने का मतलब होगा ठीक है ना, ये आपका कौन सा वेक्टर दिख रहा है, ये आपका, अब हम ध्यान देखना ए माइनस बी नहीं करेंगे, हम करेंगे ए प्लस, और इसीलिए जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन ये होगा। क्या है वेक्टर आपको साफ तौर पे समझ में आ रहा है? ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है आप देखें, मैं इसको मान लेता हूँ ये रिजल्टेंट है, लेकिन बड़े ध्यान देखें ये कौन सा रिजल्टेंट है। ये अगर आप देखेंगे ये काय का रिजल्टेंट है, ये है वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी, यानी इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये है। क्या ये बात समझ में आ जाती है? दिखा दें फिगरेटिव भी कैसे निकाल सकते हैं हम। कंसेप्ट समझ में आ जाता है टोटली? कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। बना दें आराम से डायग्राम और साइड में शो कर दें।
मिल गया इतना। अब इसी बेसिस पे ध्यान देखना, इसमें थ्योरी शायद होगी इसकी, है ना। अगर थ्योरी होगी तो मैं डायरेक्ट इससे दिखा देता हूँ, नहीं 1 मिनट बाद उससे तो बन चलेंगे। ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ लिए थे, है ना। और क्या बचा, एक छोटा सा पॉलीगॉन लॉ बाद में बताएंगे। ये रहा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, देखें ध्यान से। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपसे क्या बताया जाता है, वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी। और ऐसे ध्यान से देखना, जवाब जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड लेंगे तो मॉड में देखें ध्यान से क्या फर्क आएगा। मॉड वेक्टर ए प्लस बी आपको मालूम है मुझे कितना आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान देखें, यहाँ हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। आप कहेंगे कॉस 180 माइनस थीटा कैसे हो गया, अरे भैया अपोजिट हो गया ना। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आपका ए है, यही फिगर आप बनाए हैं, ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है, वेक्टर यही थे ना। और आपने किया क्या था, आपका माइनस बी कौन सा हो गया था, ये वाला था ना। तो आपने रिजल्टेंट कहाँ निकाला था, आपने रिजल्टेंट निकाला था ये आपका, ये एंगल होता है थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का। ये आपका कौन सा एंगल था, थीटा। तो मुझे बताएं ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसलिए मैंने कहा ए और बी के बीच का एंगल यहाँ कितना लिया गया, कॉस थीटा नहीं 180 माइनस थीटा। यही डायग्राम आपके पास बना है रंग बिरंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। परिणाम क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। ये कुछ लोगों को याद होगी, ये माइनस कॉस थीटा हुआ करती थी। इसलिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में चले जाते हैं। मॉड ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, क्या ये अंतर समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो, 2 लाइनें लिख दो, एक ये वाली और एक ये वाली। नीचे आप दिखा दीजिएगा मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैं बोल देता हूँ, लिख दें आराम से। मॉड वेक्टर ए माइनस बी यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो परिणाम क्या आएगा, परिणाम ये आ जाएगा कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये याद रहेगी वैल्यू जनरली। ये भी मैंने वैसे लिया भी था, ये फॉर्मूला मालूम है, हम कल वो कर रहे थे ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी परपेंडिकुलर के, यही तो ले रहे थे हम लोग। हो गया कंप्लीट, चलो बढ़िया। अब अगली चीज आती है फिर टेन अल्फा कितना होगा, ध्यान देखना। तो टेन अल्फा ध्यान देखना, जब आप एडिशन करते थे हैं, क्या कह रहे, क्या नहीं हुआ तेरा, तू तब से 2 लाइन नहीं तेरी लिख पाई ए स्क्वायर। ये सर बस लास्ट, अरे लास्ट में क्या क्या लिखना था, 180 माइनस थीटा का माइनस 2ab कॉस थीटा। कैसे कैसे लोग इतने घबराए हुए बेचारे हैं। और मैं 4 बार मुझे पढ़ रहा हूँ, नहीं सुन रहे। याद है कहीं पूरा उतारने में लगी हो एक साइड से। हाँ कहीं क्या होते हैं अपनी धुन में हो जाते हैं, ध्यान नहीं होता क्या कर रहे हैं। हो गया, चलो एक दूसरा देखिए। अब एक दूसरा बहुत ध्यान से देखिए इधर, आप दिखाता हूँ। अगर आप जो है 2 वेक्टर्स का टोटल कर रहे होते, एक्चुअली में आप जो शीट है वो देखेंगे उसमें आपको यही मिलेगा। अगर आप टोटल कर रहे होते तो ये आपका रिजल्टेंट होता, ये रिजल्टेंट का है का आपको मालूम है, ये रिजल्टेंट है आपके एडिशन का। इसका एंगल अगर आप निकालते, जो मैंने यहाँ लिख दिया है अल्फा 1 से, पुराना वाला एक साथ हो, वो आपको अल्फा 1 मालूम है कितना होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अपन सवाल कर चुके कम से कम 10, तो अब ये तो पूछना ही नहीं। अब मान चले आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो आपको मालूम है ये वाला नहीं लिया जाएगा। अब वेक्टर माइनस बी यानी कौन सा लिया जाएगा, यही लोग है ना अपोजिट। और इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये रहा रिजल्टेंट। मैंने सपोज कर लिया इनका मान लो यहाँ पे फिलहाल अल्फा 2। अगर अल्फा 2 निकाल रहे हो तो ध्यान देखना टेन अल्फा 2 कितना होगा, बी साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा तो क्लियर है, इधर एंगल थीटा है तो इधर कितना होगा 180 माइनस थीटा। साथ में हो जाएंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ये लाइन बेटा आपको लिखने के लिए नहीं है, तो केवल आपको समझाने के लिए बता दी गई है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होते हैं, जनरली मालूम में होने चाहिए।
अगर आप रख दोगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आता है? तो अब एक काम करते हैं, नीचे आप बताइएगा इफ द रिजल्टेंट इज एट एन एंगल एल्फा, नीचे आप बताएंगे इफ द रिजल्टेंट इज एट एन एंगल एल्फा फ्रॉम वेक्टर ए, रिजल्टेंट इज एट एन एंगल एल्फा फ्रॉम वेक्टर ए। और फिर याद दिला देता हूं, एल्फा आप ध्यान जा रहा है किससे नाप रहे हो देख लो, वेक्टर ए से। चले आए नीचे, देन टेन एल्फा इज इक्वल्स टू, लिखना है टेन एल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 180 माइनस थीटा। टेन एल्फा बताएंगे बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। मिल गया इतना। अब लास्ट काम जो ने कहा था, दोनों की वैल्यू रख दो, ये वहीं का वहीं हो जाएगा, यानी अगली बार मिलेगा टेन एल्फा इज इक्वल्स टू कितना, बी साइन थीटा अपॉन, अपॉन का चेंज हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक, अब इसके बाद आपके हमने कहा कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड है, इसके पहले कोई सब्ट्रैक्शन वाला भी है। ओके, टू रिलेशन और रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड है। यहीं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सब्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया, और रिलेटिव वेलोसिटी एक सिंबल हेडिंग और डाल दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, एक सिंबल हेडिंग डाल दीजिएगा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म एक बार अच्छे से समझ लें, क्योंकि बस इसी चैप्टर से हमने कहा रिलेट करता है और अगले आपको इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपका ध्यान जाता है, जब हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपकी स्टेट जो है वो रेस्ट है या मोशन? तो आपने कहा था स्टेट हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स। तो समझ में आ रहा होगा, यही है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल आपको याद दिला देता हूँ, मान के चले मैंने एक एग्जांपल लिया था, किसी ट्रेन में दो आदमी आमने सामने बैठे हों, है ना, ऐसे ही बैठे होंगे ना, ये नीचे बर्थ मान लो ना, हवा में थोड़ा लटके हैं अगर दो आमने सामने बैठे हैं, क्या आपको ध्यान है इसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड भी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है? अगर पूछोगे सामने वाला क्या कर रहा है, हम और आप एक ट्रेन में ही बैठे हैं इस समय और हम तो अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतर ब्रह्मांडीय ट्रेन में विद्यमान है, सही कह रहा हूं ना, पूरी गैलेक्सी का राउंड लगाने के लिए अपन स्वतंत्र हैं इस समय। और अगर अपने इस ट्रेन पे सवार हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया, हम आमने और सामने बैठे हैं, हम सबकी स्पीड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर है, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हमारी रिलेटिव स्पीड क्या है, जीरो। और रिलेटिव स्पीड जीरो होने मतलब तुम्हें एक अंदाज लग गया होगा, रिलेटिव स्पीड होती है दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और ये भी समझ में आ रहा होगा मैंने डिफरेंस के बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ानी शुरू की। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखो। मान चले किसी रोड पे आपकी दो कार स्टार्ट होती हैं, एक कार की स्पीड में रखता हूँ कार नंबर ए, ये मैं रख देता हूँ मान चले 60 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी कार बी मैं मान के चलता हूँ इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताएं 1 घंटे बाद क्या होगा? ये 60 किलोमीटर तय कर लेगा वो 40। सही कह रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर देता हूँ,
आपकी फर्स्ट कार 20 किलोमीटर आगे होगी। अगर 1 घंटे बाद देखा जाए तो सिचुएशन कैसी होगी, 1 घंटे बाद आपकी सिचुएशन ये होगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अभी हम देखते हैं, यहाँ देखना अपने रिस्पेक्ट में हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं, हमें दिखता है इसकी स्पीड ये है, इसकी है। अब अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें, मैंने कहा रिलेटिव टू बी, तो बी के कंपैरिजन में ए कितना आगे गया है, कैसा दिख रहा है? इसका मतलब अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में लिखता हूँ और पूरी न्यू अचानक मैथमेटिक्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। मैं लिखता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए आप देखें ये है कितनी, +20। ए की वेलोसिटी +20 क्यों आ रही है? क्योंकि 1 घंटे में कितना आगे निकल गया, 20 किलोमीटर। अगर ये घटना तुम 2 घंटे बाद देखते तो कितना आगे मिलता, 40 किलोमीटर। मतलब ये आगे होता जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यही है इसकी रिलेटिव स्पीड। समझ में बात आती है? और ध्यान देखो निकली कैसे है, तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा। ये निकली है 60 - 40 करके, यानी मैं आपसे कह देता हूँ ये निकला है। अब उल्टा चेक कर लेते हैं। अगर मान के चले हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी चेक करें, अगर आप ए वाले से पूछें भैया बी कहाँ रह गया, तो बी क्या बताइए, क्या बताएगा? बी कहाँ रह गया, 20 किलोमीटर बिहाइंड। यानी हर 1 घंटे में आपका जो बी है वो 20 किलोमीटर पीछे चल रहा है। सही कह रहा हूँ ना? इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, और -20 मतलब समझ में आ रहा होगा, ये भी डिफरेंस है लेकिन उल्टा है, ये 40 - 60 है। और 40 - 60 एक्चुअली इसका मतलब है, क्या तुम्हें इतनी देर में ये समझ में आया कि आपको जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, अगर बी की निकालनी हो तो बी में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देना, और ए की निकालनी हो तो ए में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देना। इतना तो समझ में आ गया होगा ना? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप एक मज़ेदार बात देखेंगे, कभी आप बाइक चला रहे हो, आप किसी कार में हो या कहीं भी हो, आप मान चले साइड में एक ट्रक है उसको ओवरटेक करते हैं। जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं तो चेक करना अपने को ऐसा लगने लगता है अपन को ज़्यादा ही धीमे चल रहे हैं। और कभी सामने से ट्रक आ रहे होते हैं तो अपने को लगता है जूम, अरे बहुत बड़ी तेज चला रहे हैं यार, तो अपन तेज और धीमा नहीं चला रहे होते। ये अपने को क्या चीज़ दिखती है, रिलेटिव वेलोसिटी। जब आप सेम डायरेक्शन की कार को ओवरटेक कर रहे होगे, मान चलो 40 पे आप 60 पे हो, तो आपकी स्पीड रिलेटिवली आपको कितनी दिखेगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको दिक्कत हो जाती है, लगता है बड़े धीरे धीरे कर पा रहे हैं इसको ओवरटेक, क्योंकि आप उसके कंपेरिजन तो 20 की स्पीड पे ही हो ना। तो ये समझ में आते हैं। इसीलिए ध्यान देखना, आप मैं जो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन दे देता हूँ वो क्या कहलाएगी, ये कहलाती है वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। किसी भी मूविंग वेलोसिटी, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम लेते हैं किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो किस नाम से आनी जाएगी? तो लिख दें एक लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें आप लिखिएगा इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट with respect to another object. Velocity of a moving object with respect to another object with respect to another object। क्या है, समझ में आता है? अब सवाल हम देंगे कैसे, तो देखें ध्यान से। हम ऐसे दे देते हैं, आप बता देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए लिखूं, चलो ए ही लिख देता हूं, है ना। ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपकी कितनी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जो हम बात कर रहे थे, ध्यान दिया था, जिसकी निकालोगे उसमें से दूसरे को माइनस करना, तो ये होगी वेक्टर v1। v1 मतलब मैंने माना है ए की, और माइनस वेक्टर v2। क्या ये लाइन समझ में आ जाती है?
लिख दें आराम से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगी v1 माइनस वी टू, और v1 माइनस वी टू नहीं अच्छे लगे तो va माइनस वी भी कर लेना, तो फॉर्मूला टाइप है, चाहे भी लिख सकते हो। और ऐसे ध्यान देखना उल्टा, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे होगे विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि फर्स्ट, तो अब किसकी निकाल रहे हो, सेकंड वाले की, तो फिर यहाँ आएगा क्या है, मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है, दोनों दिखा दें, इससे कभी कोई डाउट होगा तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। अब अच्छी बात यह है कि आपको वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आते हैं, इसलिए अब इस केस में आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आनी है। क्या आपने इतना नोट कर दिया, हाँ ना बताएं? हाँ, अब जरा इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, कहाँ गया बेचारा, आगे इतनी दूर चला गया। ये आपसे कह रहा है 2 रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, आपके 2 रेलवे ट्रैक हैं और कौन से डायरेक्शन में है, या आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बढ़िया। अलोंग वन ट्रेन, एक ट्रेन आपकी मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 45 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बढ़िया। आओ मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए। एक ट्रेन आपकी कहाँ जा रही है, ये जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, दिख रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और कितनी स्पीड में जा रही है, ये आपकी 45 मीटर पर सेकेंड। अब अलोंग द सेकेंड ट्रैक, जबकि दूसरी ट्रेन कहाँ जा रही है, 60 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये 60 की स्पीड पर जा रही है। ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारी फर्स्ट ट्रेन हो गई, और ये मैंने मान लिया ये हो गई आपकी सेकंड। अब क्या जानना चाह रहा है, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। बढ़िया, हम निकालेंगे आराम से। पहले आप इतना दिखा दें, पहले ये तो दिखे कि आखिरकार ट्रेनें बेचारी कहाँ जा रही हैं, है ना। क्या बना दिया फिगर। अब आप चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मुझे बताओ ए में से बी सब्ट्रैक्ट करोगे कि बी में से, बी में से, बढ़िया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें आप, वी बी माइनस वी ए, कई तरह के दिखा देता हूँ, पहले डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। वी बी दिख रहा है, वी बी है आपका 60, वी ए नजर आ रहा है, नहीं, कितनों को नजर आया, -45, जरा ध्यान से देखें, नहीं नजर आ रहा, अब शायद नजर आए। मैं एक छोटा काम और कर देता हूँ, अब देखने लगा माइनस कैसे आ गया, इसीलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। टोटल आपको कितना दिख जाएगा, टोटल आपको दिख जाएगा शायद 105, है ना। दोनों एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो डायरेक्ट माइनस होता, और मैं फिगरेटिव भी दिखा दूंगा जैसे शंका रहेगी। ठीक, अब ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये ध्यान जा रहा है, ये आपने ये पॉजिटिव लिया है बी को, ये नेगेटिव लिया है, ध्यान जा रहा है। तो पॉजिटिव कौन सा आपने लिया है, ये वाला,
और ये वाला डायरेक्शन कहाँ है, ध्यान था, ये आपकी ईस्ट जा रही थी और ये आपकी कहाँ जा रही थी, वेस्ट। तो इसलिए आप ये भी बता सकते हैं टुवार्ड्स। और इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहना। ये समझ में आता है मुझे वेस्ट कैसे मिल गया, क्योंकि मैंने देखा मैंने पॉजिटिव कैसे माना है और नेगेटिव कैसे माना है। पॉजिटिव मतलब सीधा, नेगेटिव मतलब उल्टा। ठीक, अब अगले तरीके से और दिखा देता हूँ, जिससे यहाँ कोई शंका रह जाए उसके लिए कैसे दिखाऊंगा, इस बेसिस पे दिखाऊंगा जो आप कह दे ए प्लस माइनस बी होता है। बोले सर आपने ए प्लस माइनस बी तो किया ही नहीं। मैंने कहा कर तो लिया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो जरा ध्यान से, अगर मान के चले मैं यहाँ पर करता वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, आओ पहले मैं वी ए और वी बी बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, ध्यान देखना, मैं आपके लिए करूँगा, आपका ये है वी ए और ये है आपका वी बी। ये छोटे छोटे बना दिए, कहीं भी बीच में मान लेंगे 60-45, उसमें क्या है, यही दोनों डायरेक्शन है अलग अलग। अब आपको चाहिए क्या है, आपको करना है वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए कैसे किया जाएगा, ये रहेगा वी बी, चलो लिख देता हूँ, फिगरेटिव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब होगा वी बी प्लस, यही मतलब होगा ना। तो ये तो रहा मेरा वी बी। अब इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वी ए का उल्टा, इसका उल्टा कहाँ जाएगा, सही कहा मैंने, हाँ ना बताएं। इनमें से एक 60 है और एक 40 था, कितना था, 45 था। क्या आपको ध्यान है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन का टोटल डायरेक्ट होता है 60 और 45 105। खत्म हो गई बात। तो नहीं, जैसे फिगरेटिव करना है, फिगरेटिव करके दिखा दो, मजे से दिखा दो, इससे आपको आगे के लिए क्लियर रहेगा कि हमने किया क्या था। ठीक है ना, तब तक मैं इसके एरो अच्छे कर देता हूँ थोड़ा सा मज़ेदार से, इंटरेस्टफुल से। सर अगर कोई आदमी जो कि बाहर खड़ा हुआ है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो जो इंसान कार चला रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो खड़ा हुआ है बाहर, उसकी -35 किलोमीटर पर आवर हो जानी चाहिए। बिल्कुल होती है, मैं भी हाल बता दूंगा 1 सेकंड बाद। आप इस फिगर को बना दें, फिर मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है ना, और जब ये फिगर मिल जाएगा तो इसका रिजल्टेंट भी दिखा देते हैं, यहीं इसका रिजल्टेंट दिखा देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट तो समझ में आ रहा है, वैल्यू रख दूँ सीधा, रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 45। जो आप सवाल पूछ रहे थे फुर्ती से इसका फिगर बना रहे हैं, तो मैं 1 सेकंड में इलस्ट्रेट कर दूंगा आपको। दिखा दिया इतना, वी ए माइनस वी बी उल्टा करके जोड़ोगे तो एक साथ ही हो जाएंगे, तो 60 और 40 का टोटल 105। फिगरेटिव भी आ जाएगा, दोनों तरह से मैंने दिखा दिया ताकि आपको कोई शंका ना रहे, आप जैसे चाहें वैसे निकालें। ठीक है, कर दिया सभी ने, हाँ ना बताएं। अब मैं आप जो पूछ रहे थे मैं उसका एक बहुत सिंपल जो है उदाहरण बताता हूँ। मैं जब छोटा था, मैं बताऊँ तो कई बार मैंने ट्रेन में ऐसी यात्राएँ की अपने माता पिताजी के साथ। तो जब मैं जगता था अचानक बीच में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मुझे पेड़ पीछे जाते दिखते थे। यही आपके प्रश्न का उत्तर है।
जब मैं से मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कार के अंदर आदमी है वो बाहर देखता है तो तूने ध्यान दिया उसे क्या नजर आता है? उसे नजर आता है पेड़ पीछे भाग रहे हैं। मजेदार बात है, बचपन में आपको भी यही लगता था, अब आप समझदार हो गए तो आप मालूम होता है पेड़ पीछे नहीं भाग रहे, हम ही आगे चल रहे हैं, दिमाग काम कंट्रोल कर लेता है। अदरवाइज यही दिखता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, और पेड़ पीछे जा रहे हैं मतलब दे आर मूविंग विद अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ माइनस समथिंग। सर वेलोसिटी तो अपन ने यहाँ नेगेटिव में दे दी, और अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाए तो फिर तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही है लगभग लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड तो होता ही नहीं है नेगेटिव में। नहीं कोई बात नहीं, तो आप रिलेटिव स्पीड बताएंगे ना 105। नहीं तो फिर जो पहले जो मैंने बोला था, कार में जो आदमी बैठा है वो बाहर खड़े हुए आदमी को ऑब्जर्व करेगा, फिर तो 30 हो जानी चाहिए थी। क्या स्पीड तो होता है। तो आप चाहे एक बात बता दूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी और स्पीड डेफिनेशन में ये आपकी मान के चलता हूँ, कोई भी गाड़ी, अरे कैसी बेचारी बन गई डब्बे जैसी, चलो फिलहाल अभी 2 पहिए लगाता हूँ, ये बन गई, ठीक है, और इसमें बैठालता हूँ ये लो एक बढ़िया से सुंदर से आदमी को मजे लेने के लिए। चले मुझे बताएं कार की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया। तो कार की स्पीड मैंने लिख दिया आपके लिए 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये रहा बगल का पेड़। अब ये आदमी इस पेड़ को देखेगा तो पेड़ की स्पीड कितनी दिखेगी? -30 किलोमीटर पर आवर। भैया स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। स्पीड होती है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी होती है विद डायरेक्शन। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम डायरेक्शन बताओ या ना बताओ। अगर तुम बताना चाहोगे तो तुम बताओगे 30 किलोमीटर पेड़ पीछे भाग रहे हैं, तो पीछे जैसे ही कहोगे वैसे ही वेलोसिटी हो जाएगी। आप सिर्फ इतना बता के चले आएंगे पेड़ भाग रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड हो जाएगी। गड़बड़ कहाँ है? डायरेक्शन तो आपकी इच्छा है, आप बता गए छिपा गए, मुझे क्या मालूम। तो कंसेप्ट में तूने शुरुआत में वेलोसिटी और स्पीड नहीं पढ़ी। वेलोसिटी कहती है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ओनली, वैल्यू अकेली बता रहे हो। और जो मैं करता कि ये जो आप कह रहे थे क्या पेड़ हमें वास्तव में पीछे जाते देखेंगे या नहीं देखेंगे, या उनकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर लेनी चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा था ये तो आप बच्चे थे, आज आपको समझ में आता है, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कभी आपने ध्यान दिया है? हम आज भी यही कहते हैं सूरज उदय होता है और सूर्यास्त होता है। वो होता है 2 मिनट सोच लेता है, क्या सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है? तो ये नहीं होता है पर होता है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक्चुअली अर्थ घूम रही होती है, सूरज थोड़ी चल रहा होता है। जब हम बताते हैं सूरज यहाँ तक चढ़ आया, तो सूरज मामा थोड़ी चढ़ रहे होते हैं मजे से, लेकिन चूंकि जो दिख रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम कह रहे होते हैं सूरज यहाँ तक आ गया। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, क्या आप ये बता सकते हैं आपके अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है? और बहुत दिमाग लगा मेरे सवाल का जवाब देना। मैं कह रहा हूँ अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन डेली मोशन। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, सबको मालूम है अर्थ इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ बराबर अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो बस मेरा सवाल ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ है, ईस्ट टू वेस्ट है, या वेस्ट टू ईस्ट है? वेस्ट टू ईस्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि अगर ईस्ट टू वेस्ट होगा, जो मैंने अभी पेड़ों के लिए कहा था, अपनी खिड़की से बाहर झांक लो, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे। चंद्रमा और सूरज की बात कर रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे पौधे भी देखेंगे, स्टार सरीखे। ये सब सारे पेड़ किधर जाते दिखते हैं? सारे पेड़ ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी बस वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। सही कह रहा हूँ? यही मैंने कहा था, यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ भ्रम। और आज भी हो जाता है हमें, जब हम ट्रेन में ध्यान से देखना और रात में 1:30 बजे अचानक नींद खुलती है,
हमें लगता है जो बगल वाली ट्रेन जा रही है, 2 मिनट बाद समझ आता है बगल वाली रुकी हुई है, अपन नहीं जाना है, ये इल्यूजन हो जाता है। ये इल्यूजन क्यों हो जाता है तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सोते हुए आदमी का दिमाग एकदम थोड़ी एक्टिवेट हो जाता है, चारों तरफ देख के पता लगा ले। पेड़ में तो अपन को पता होता है पेड़ थोड़ा जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं, जो बगल वाली ट्रेन में नहीं समझ में आता, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अपन चल रहे हैं कि बगल वाला चल रहा है। वो कन्फ्यूजन तभी क्लियर होता है जब एक ट्रेन गायब हो जाएगी, प्लेटफॉर्म दिखने लगेगा। जब दो ट्रेनों का रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा स्पीड लगती है उनकी। तो इसीलिए लगती है, जब आप अपोजिट में होते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया, ये ट्रेनें आपके अपोजिट में थी, इनकी नॉर्मल स्पीड थी 60 और 40, टोटल आपको कितना दिख रहा था, टोटल कहाँ गया याद निकाला गया 100 के आसपास था, ये रहा टोटल 105 की स्पीड दिखती है। इसलिए यही है रिलेटिव। अभी नहीं कह रहा था ट्रक क्रॉस करते हैं तो ऐसा लगता है बड़े स्लो जा रहे हैं, और सामने से ट्रक आता है तो ऐसा लगता है इतना फास्ट कैसे हो गए, क्योंकि सामने से आने वाले ट्रक की स्पीड जो हमें महसूस होती है वो ये है। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी होती है विच वी एक्सपीरियंस। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में नहीं होती। रिलेटिव तो क्या होता है, दो चीज़ों की वजह से जो आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, जो वगैरह था सूरज इधर से उधर जा रहा है, ये जो आपको दिखता है जो एक्सपीरियंस है दैट इज ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी। हकीकत में आपको ही मालूम है सूरज नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं या हम रोटेट हो रहे हैं। अब ये क्लियर, ये रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पीछे की ये चीज़ थी। एक और छोटा सा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड की स्पीड निकालोगे तो कैसे निकलेगी, ये भी मैं एक लाइन में निकाल देता हूँ तो बहुत आसानी से निकाल आएगी। देखो ध्यान से, सेकंड लिख देता हूँ, पढ़े ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है, रिलेटिव ऐसे लिख दूँ, आरवी से समझ जाओगे ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, WRT मतलब समझते हैं, हाँ नहीं कोई सोचे विदाउट रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालनी थी, ए या बी, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है। कितनी आएगी ध्यान देखना, ये आएगा VG जिसकी निकाल रहे हैं वो पहले, और माइनस VB। क्या आपको ग्राउंड की मालूम है कहाँ होती है, 0, और माइनस VB है आपका 60। यानी बड़े ध्यान देखना, आपकी ग्राउंड की स्पीड आ रही है, नहीं किलोमीटर नहीं था, मीटर था, सॉरी कोई बात नहीं। जरा ध्यान देखें, इसका मतलब समझ में आता है। जब ये ट्रेन आगे जा रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो नीचे देखेगा उसको ग्राउंड की स्पीड कैसी दिखेगी, और दिखता होगा सड़क पीछे जा रही है, तो सड़क पीछे नहीं जा रही होती, पर एक्सपीरियंस यही दिखता है कि सड़क पीछे जा रही है। दैट इज द एक्सपीरियंस। निकाल दें आराम से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सही है, एक लाइन लगेगी, वही VG समझ जाओगे, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। VG माइनस VB, 0 माइनस 60। हो गया सभी का, कोई दिक्कत इसमें कहीं से कहीं तक, ठीक है। कैलकुलेशन तो उसमें है ही नहीं, कंसेप्ट नहीं है। एक और ध्यान देखना, ये कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अलग अलग डाटा और अलग अलग लोगों के हिसाब से आता रहता है, कभी साइकिल वाला, कभी बच्चा, कभी महिला, चाहे जो आ जाता है। इसमें छाता लेके कोई ना कोई इसमें आ जाएगा, ये तय है। रेन आपकी स्पीड ये दी है, साइकिलिस्ट अपन साइकिल वाले के साथ गए हैं, साइकिल वाला कहीं जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। व्हाट इज द एपरेंट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। कभी बार से पूछेगा छाता किधर रखे, तो छाता किधर रखेगा, जिधर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी नजर आ रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बात तो आप ये देखें कि आपने ध्यान दिया, जब आप खड़े हैं तो आपको रेन सीधी दिखती है, लेकिन अगर आप दौड़ेंगे तो रेन आपको दिखता है थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। एक्चुअली टेढ़ी हो नहीं जाती, जो अभी हम बात कर रहे हैं ग्राउंड नहीं चलने लगती, अपन चल रहे हैं इसलिए अपने को ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि ये तिरछा भागने लगा। दो वेलोसिटीज का, दो वेक्टर्स का कहीं ना कहीं डिफरेंस या रिजल्टेंट बनने लगता है। और इसी में मैंने कहा कभी बार यहाँ क्वेश्चन की लास्ट लाइन चेंज कर देगा, वो पूछता है इन विच डायरेक्शन द अम्ब्रेला शुड बी होल्ड।
किस डायरेक्शन में छाता रखा जाए, तो उसका जवाब वही है, जो आपको एपरेंट डायरेक्शन आ रहा है उसी डायरेक्शन में अपना छाता रखिएगा। तो ये मैंने एडवांस किसी क्वेश्चन की बता दिया। आए मैं इसकी बात करता हूँ। सबसे पहले देखें, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, अपन फिगर कहाँ बना है, यहाँ बना लेते हैं ना। ये हो गई आपकी रेन, मैं लिख देता हूँ ये है वी आर, बिल्कुल साफ समझ में आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। फिर आपको 25 मीटर पर सेकंड बाद में देख लेंगे जो भी होगी। साइक्लिस्ट इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ समथिंग नॉर्थ टू साउथ, ये आपका साइक्लिस्ट जा रहा है और ये मैंने मान लिया कौन हो गया, वी सी। अब कह रहा है एपरेंट स्पीड ऑफ और डायरेक्शन आप किसका निकालें, रेन का। कैसे निकलेगा ध्यान देखना, आपको चाहिए थोड़ा फिगर किनारे ज़्यादा हो गया है ना, तो मैंने साइज बड़ी कर दी। अब ठीक है। ये हमारी रेन थी और ये बेचारा हमारा कौन था, ये साइक्लिस्ट था। ठीक है, वीसी और वीआर से देखेंगे। अब जो हमें निकालना था ध्यान देखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसकी, रेन की। आखिरकार मुझे रेन कहाँ जाती दिखेगी, मुझे ये देखना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे मिलेगी, ध्यान में आ रहा है, जिसकी निकालनी है उसको पहले रखना पड़ेगा और दूसरे वाले को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो कर दें, वी आर माइनस वी सी, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ये लाइन लिखें, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके तुरंत बाद डायग्राम बनाइएगा। बढ़िया, मुझे ऐसा लगता है आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। वी आर माइनस वी सी का मतलब ये है, वी सी को माइनस करने का मतलब माइनस वी सी को ऐड कर देना। तो मैंने ऐड कर दिया और ये मेरा आ जाएगा, ये जो चीज़ आएगी ये हो जाएगी अपने लिए रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस पर आर वी लिख देता हूँ, आर वी समझ जाओगे ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी लिख दी है मैंने छोटा सा। ठीक है, और जिन बेचारों को पढ़ने में नहीं आएगा उनके लिए मुझे सब कलर चेंज करना पड़ेगा, कितनी दिक्कत है। ये तो रोहिणी चिल्लाने लगेगी, सर क्या लिखा मुझे दिखेगा। हाँ नहीं होता है। क्या बना दिया फिगर सारा, बस हो गया। नहीं निकाल पाओगे इसके आगे, इसके आगे निकालने में कोई कष्ट ही नहीं है। एक आध दो छोटे मोटे काम होंगे, क्या होंगे आज देखें। ये था आपका साइक्लिस्ट गोइंग, व्हाट इज द एपरेंट स्पीड। तो एपरेंट स्पीड तो ये रही, एपरेंट स्पीड। ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे दिख रहा है, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी पहला पार्ट कर देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी बराबर आएगी अंडर रूट ऑफ। तो ध्यान जा रहा है अंडर रूट क्यों लिया है मैंने, क्योंकि आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एक महान चीज़ पढ़ चुके थे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं तो रिजल्टेंट सीधा पाइथागोरस होती है, अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस स्क्वायर। देख लो कितने कितने, एक 25 है और एक कहाँ चला गया 10 है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का देखना कितना आएगा, ये तो गंदा सा आएगा है ना। चलो ठीक है, 725 ही लिख देता हूँ, वो तुम घर पे निकालते रहना। दूसरी चीज ध्यान देखें, इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा। तो डायरेक्शन एक काम करते हैं, इसका मैं मान लेता हूँ डायरेक्शन कहाँ है, ये रहा इसका डायरेक्शन अल्फा। वर्टिकल से कितने एंगल पे दिखेगी, कितना तिरछा दिखेगी, क्या आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा तमीज से पढ़ी हो। जरा देखें, ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और अगर ऐसा है तो ध्यान देखो, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा,
टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, ये VC साइकिल वाला कहाँ गया, साइकिल वाला कहाँ है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बेस रेन है आपकी, ठीक। एक मजेदार बात है, इसका आंसर निकलेगा नहीं, इसका मैंने इलाज बताया था। आप क्या बताएंगे, अल्फा बराबर टेन इनवर्स, यही होगा शायद, है ना, 5 2 5 5, जहाँ यही होगा। और ध्यान से ये जरूर लिख देना, फ्रॉम क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की आदत आपको हो जाए। अल्फा कहाँ से माना है, वर्टिकल से, इतने एंगल पे माने, चलो सपोज करो 20 डिग्री हो तो ये बता देता है वर्टिकल से 20 डिग्री पे आप झुके हैं। अब कोई डाउट किसी को, हो जाएंगे अब इस टाइम क्वेश्चन, ठीक। और देखता हूँ एक आध, कंप्लीट हो गया सभी का, हो गया। और कौन बैठा है ऑनलाइन में, इधर झांक लो। चलो रोहिणी, हो गया तुम्हारा कंप्लीट, रोहिणी है कि भाग गई। चलो एक नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। ये कह रहा है ऑन ए सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली, एक किसी दिन आपकी रेन जो है फॉलिंग वर्टिकली थी विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना चाहिए। रेन बना लो पहले तो मजे से, ये हो गई रेन, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ VR, वैल्यू बाद में देख लेंगे, 30 20 जो भी होंगी। फिर क्या कह रहा है, इफ विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहीं भी एक जगह, चाहे इधर मान लो चाहे उधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर मान लेता हूँ, नॉर्थ टू साउथ 10 मीटर पर सेकेंड, और हवा बहने लगी आपकी इस डायरेक्शन में, और हवा की स्पीड ये रही। फिर कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ बॉय शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, वो जगह बताएं जिसमें किसी बेचारे लड़के को अपना अम्ब्रेला रखना चाहिए। एक महान बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं है, ये आपका रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी का है। अब आप मुझे बताओ कैसे, नहीं तो फिर पूछो कैसे, दोनों ऑप्शन है, या तो बताओ या पूछो, क्या पसंद करोगे। इसका कारण है भैया, तुमने ध्यान नहीं दिया, लड़का नहीं चल रहा। अगर लड़का चल रहा होता तो ये पूछा जाता कि उसको रेन कहाँ से आती हुई दिखेगी, कहाँ से आती हुई दिखेगी, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तुम्हारे जहाज के झंडे वाला मामला है कल का। ध्यान देखो, कोई एक रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसी होती हैं, और ऐसी लंबी सी कर लेता हूँ। ये रेन ड्रॉप देखना, अपनी वेलोसिटी उसकी कितनी है, VR जो भी हो। अब क्या होगा, हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी, इस रेन ड्रॉप को उड़ा के इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। यानी ऑन द सेम ड्रॉप देयर आर टू वेलोसिटीज। मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ऑन द सेम ड्रॉप ऑफ रेन टू वेलोसिटीज आर एक्टिंग। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपकी दो वेलोसिटी इस पर एक्ट कर रही हैं, और एक्ट कर रही हैं तो फिर आपकी ये जो बेचारी ड्रॉप है कहाँ जाएगी, देखो ध्यान से, ड्रॉप कहाँ जाएगी आपकी, बीच में काम हो गया, इधर कर दो। ये हो गया आपका, R लिख देता हूं रिजल्टेंट के लिए, बना दें फिगर। वैल्यू भी लिख दें, तब तक हम रेन की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड,
विंड की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। लिख दें इतनी हिंट आराम से। ऑन द सेम ड्रॉप ऑफ रेन टू वेलोसिटीज आर एक्टिंग। अब पूछ रहा है उसका छाता कहाँ रखेंगे, तो हम मान लेंगे छाता बेचारा कहाँ रखे, अल्फा एंगल पर रखे। एक मज़ेदार बात है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सीधा तुम क्या बता दोगे, टेन अल्फा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 10 और बेस आपको दिया हुआ है 30। और ध्यान रखना अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, हमारा आंसर अब खत्म होगा। अल्फा दिख रहा है मैंने कहाँ से नापा है, जब मैं लिखूंगा फ्रॉम वर्टिकल। बढ़ जाए 2 मिनट में, छोटे छोटे एक एक नंबर लायक क्वेश्चन है बस। जरा सा फिगर बनाओ, 10 अल्फा देख लो। हो गया कंप्लीट। अब की बार है, मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर विच फ्लोज विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। और कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक आदमी आपका क्या कर रहा है, रिवर में तैर रहा है, जो रिवर आपकी चल रही है कितनी वेलोसिटी पर, 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर। तो चलो मैं रिवर मान लेता हूँ, ये आप मान लें वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझ में आ गया। बाकी डाटा यहाँ लिख देता हूँ। वी आर बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से मुझे देखना। अब ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर। आदमी की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ध्यान देखना, मैं लिखता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बराबर कितनी होगी, ध्यान देखना, ये होगा Vm माइनस VR। क्या ये समझ में आता है। बाकी ये कितनी दी है, शायद 4 दी है ना। इतना डाटा नोट कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अब लगेगा थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, दिमाग कहाँ लगेगा वो मैं अभी हाल दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट रहिएगा क्वेश्चन पर, और जो पढ़ा है उसको एक बार अपने दिमाग में ध्यान कीजिएगा। VR दी गई है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर फ्लो हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन दी है 4 किलोमीटर, और कहाँ दी है, ड्यू नॉर्थ। यानी आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी ये रही, यही आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आपको ऐसा ध्यान है, अब जो मैं सवाल पूछूंगा उसको ध्यान से सुनना, क्या आपको ध्यान है जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली रिजल्टेंट होती है। नहीं याद आया रिजल्टेंट, Vm प्लस Vm जो माइनस था
ये कोई ना कोई दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होती है। और अगर रिजल्टेंट है तो आपको मालूम है रिजल्टेंट हमेशा काय से रिप्रेजेंट होता है, डायगोनल से। क्या इतना ध्यान आ जाता है? हाँ या ना? इसमें लिखा था दिमाग लगेगा, जहाँ डाउट हो दोबारा पूछ लेना। पहला सवाल मेरा ये है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज द एडिशन ऑफ दीज टू। अभी इनको सब्ट्रैक्शन मत कहना, ये एडिशन है। एडिशन का मतलब Vm और उल्टे Vr का एडिशन ही है। और एडिशन मतलब ये जो आपका है ये एक्चुअली डायगोनल है। तो बहुत ध्यान से देखो, तुम्हारे पास अब एक साइड मौजूद है और एक डायगोनल मौजूद है। क्या तुम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो? अगर आपको एक साइड और एक डायगोनल दिए जाएं, क्या आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले जाएंगे? हाँ ना बताएं। सब ज्यामिति पढ़ते आए हो 10वीं क्लास तक तो सबने पढ़ी है ज्योमेट्री बराबर से। इसलिए यार मैथमेटिक्स में 90 से ऊपर किसके नंबर थे? अब कोई नहीं बता रहा, क्या बात हो गई? खुशी तो बता ही नहीं कहीं, मैं तो थे ही नहीं, तभी तो बायो लिखी है। कितने थे वैसे खुशी? 10th के नंबर नहीं यार, हट। मतलब जहाँ भी फंस जाए वहाँ भी याददाश्त थी। वो कौन सी पिक्चर थी, वो गंजे वाले आदमी की, गजनी, लेडी गजनी हो जाएगी। नंबर कौन से नंबर, कहाँ के नंबर? बताएं किसी को साइड और डायगोनल दिया है, आप इसमें से पैरेललोग्राम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मैं करता हूं, ध्यान से देखें। ये साइड है, ये डायगोनल है, इसका मतलब एक साइड ये होगी, देखते चलना आराम से। कंफर्म है ये साइड होगी, क्योंकि आपको याद होगा डायगोनल ट्रायंगल भी फॉर्म करता है। अब एक साइड ये होगी, और तुम कहोगे दूसरी कहाँ होगी? दूसरी ये होगी। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, लगभग लगभग देख लो इतनी गई है तो इतनी यहाँ कहीं तक मान लेंगे। रफ अंदाज लग गया। बस अब इसको एक बार अपन मजे से फेयर कर लेंगे। फेयर कैसे करेंगे? ऐसे, जो मैंने कहा था, अगर ये साइड है, ये डायगोनल है, तो ये कंफर्म है एक साइड ये होगी, दूसरी साइड मैंने कहा इसी की यहाँ कहीं होगी। ठीक है, स्केल से बनाओगे थोड़ा नाप पे जल्दी बन जाते हैं। और अगली साइड ये होगी। अब ध्यान से देखें, ये जो आपका रिजल्टेंट है, पहले मैं इस रिजल्टेंट इसलिए कहा था, पहले इतनी कहानी समझ आ गई साइड और डायगोनल से भैया पैरेललोग्राम बनाना, क्योंकि मैंने कहा था कई बार वहाँ नहीं अटकोगे जहाँ अपन सोच रहे हैं। ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है? ध्यान देखो, रिजल्टेंट है Vm प्लस, ये याद है कि भूल गए? रिजल्टेंट हमारा यही था Vm और प्लस माइनस ऑफ Vr, इनका टोटल था। और इनका टोटल है, शायद उल्टा बना दिया मैंने, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए थी Vm माइनस Vr, Vr पहले उल्टा कर लेना था। थोड़ा सा छोटी गड़बड़ सही कर देते हैं, तो आपसे बात करते तो ध्यान नहीं दिया। पहले तो इन दोनों को बना दूं। अरे ये तो पहले बना हुआ था। ये मैंने कहा ये आपका क्या था, ये अपने लिए था Vr, और मैंने कहा डायगोनल का ये Vm प्लस माइनस Vr का डायगोनल, तो माइनस Vr बनाना भूल गए थे। ये रहा आपका माइनस का Vr, यही होगा। अब जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था एक साइड और आपको डायगोनल दिए गए हैं, देखना है एक साइड और डायगोनल। एक साइड और डायगोनल से आप पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे? तो पैरेललोग्राम बनाना फिर याद दिला देता हूँ। एक साइड कंफर्म है ये होगी, अगर ये मिल गई तो दूसरी साइड भी मिल जाएगी, यहीं जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जितना ये है और ये कितना है, तो ये मैंने मान लिया लगभग इतना, और आ जाएंगे ना बराबर, आ जाएंगे सही। अब ये नजर आ जाते हैं, और जैसे ही आपने इतना किया, थोड़ा इसको और इधर खिसका देता हूँ इधर से,
ये जो आपका पीला वाला ये आपको मालूम है, ये येलो वाला आपका क्या था, ये था आपके लिए VM और प्लस माइनस VR। ये तो हमें पहले से मालूम था क्योंकि हमने यहाँ लिख ही दिया था। अब ध्यान से देखें, जब ये VM और VR का टोटल है, ये रहा VR, ये रहा माइनस VR, तो VM कहाँ गया, तो ये जो साइड है ये इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब ये कंफर्म हो गया। ये वाली जो आपकी चीज़ है ये आपकी क्या है, ये आपका, और चेक कर लो, ये VM, ये VR और ये हो गया। तो बना दें आराम से डायग्राम, और थोड़ा सोच के बनाइएगा, बाकी तो फिर 2 मिनट का काम है, कैलकुलेशंस मज़े से हो जाएंगे। ठीक है, तब तक इसके एरो मज़ेदार कर देता हूँ जो हमेशा करता हूँ मैं। इसलिए मैंने कहा था कभी कभार आपको इसमें ज्योमेट्री भी लग जाएगी इस ढंग से कि आपको ये दिख जाए भैया साइड कहाँ है, डायगोनल कहाँ है, ये आप देख पाएँ। इसलिए मैंने दिखा भी दिया है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, रिजल्टेंट यानी कि डायगोनल बताएगा। ये बगल का तो शायद आपने लिख दिया था VM माइनस VR, बस तो डायग्राम बनाओ आराम से और इसको शो कर देना ऊपर अलग से, ये कितना है VM प्लस माइनस VR। तो जैसे ही फिगर बन गया अब हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लगे हाथ वैल्यू बता दो, VR की वैल्यू या किसकी किसकी दी हुई है आपको। मैन स्विम्स आपका वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ये आपको दी है 3 किलोमीटर पर आवर, नहीं सॉरी रिवर की दी है, रिवर विच फ्लोज विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एट द ईस्ट। तो रिवर हो गई आपकी 3 वाली, ये भी आपका हम कहते हैं ये भी 3 रहेगा बस। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे रहा था, रिलेटिव वाली आपको दे रहा था ये थी आपकी 4। यही वैल्यूज दी थी, एक बार क्वेश्चन से पढ़ ली। डायग्राम सबका कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया तो इधर देखो क्या आपको नजर आ रहा है, ये 2 वाइट वाले आपके वेलोसिटीज हैं VR और VM, ये आपका रिजल्टेंट है। क्या आपको दिख रहा है, ये एंगल आपका अल्फा है, रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है मुझे कहते हैं अल्फा। बस यहीं से हमारा सॉल्यूशन शुरू और सारे चीज़ें हमें निकलती आएंगी अल्फा। और दिखा दें तो फिर मैं एक लाइन में दिखा देता हूँ, यहाँ बताएंगे if the relative velocity is at an angle alpha then, ध्यान देखो अल्फा बराबर 90 डिग्री नज़र आ जाएगा, नहीं आ रहा नज़र। अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कहाँ है, अल्फा एंगल पे है, तो अल्फा हम कितना मान लेंगे, और बस आपका वही फॉर्मूला काम कर जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आपका, tan अल्फा बराबर होता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना। tan 90 याद है कितनी होती है, इन्फिनिटी यानी कि 1/0। और एक बार देखो ध्यान से, B साइन थीटा, B किसको मानोगे, 3 को या 4 को, या A किसको मानोगे, चलो छोड़ो, A किसको मानोगे, 3 को या 4 को, 3 को मानेंगे, याद आ गया। अल्फा हमेशा किससे बनता है, A से। तो A आपका कितना होगा, A आपका होगा 3 और कितना था साइन थीटा, और B आपका होगा 4 और सॉरी 4 नहीं, उल्टा कर दिया क्या, हाँ उल्टा कर दिया।
आपका ए 3 था, बी आपका कितना हो रहा है, बी हो रहा है 4, तो मैंने कहा ये 4 साइन थीटा अपॉन आपके आएंगे 3 और माइनस 4 कॉस थीटा। खत्म हो गया आपका लगभग लगभग आंसर। अब सारे आंसर आपके निकलते चले जाएंगे। इससे आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, इससे आपको मिलेगा 3 माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि आप कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगी 3/4। चाहें तो इसका एंगल भी निकाला जा सकता है कैलकुलेटर की हेल्प से। आप कैसे लिखेंगे वो आपको ध्यान है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स करके, अगर एग्जामिनेशन में आपको लिखना है तो। बस अब लास्ट चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, हमें और क्या निकालना है उसको देख लेता हूँ। पहले तो इतना फुर्ती से निकाल लें। टेन अल्फा की हेल्प से आपको थीटा मिल गया है, हाँ ना बताएं, मिल गया। अब जानना क्या 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 चाहता है, देख रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी रिलेटिव टू द शोर ऑफ द रिवर। आपके आदमी की वेलोसिटी रिवर के शोर के, और ध्यान रखना रिवर शोर मतलब किनारा, किनारे के कंपैरिजन में जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल होती है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आपसे कहा जाए आप सड़क पे चल रहे हैं, इस कार के रिस्पेक्ट में कितनी है, इस कार के रिस्पेक्ट में कितनी है, वो सब अलग अलग आएंगी, लेकिन ज़मीन के रिस्पेक्ट में कितनी है वो एक्चुअल आएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए उसने कहा है शोर, शोर माने तो मालूम है बैंक ऑफ द रिवर, किनारा। शोर के रिस्पेक्ट में जो आएगी वो कौन सी पूछ रहा है, वीएम। अब सवाल है ये वीएम की वैल्यू कितनी होगी, वीएम की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वीएम की वैल्यू निकालने का ये इतना पार्ट कर दिया था, वीएम की वैल्यू निकालना मैं यहीं पे दिखा देता हूँ 1 सेकंड में। आपको मालूम है, ध्यान देखना, जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, मैं रिलेटिव वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी लिख देता हूँ, वो आएगी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और याद होगा माइनस 2ab कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा माइनस 2vm vr और कॉस थीटा। और ध्यान से देखो तुम्हारा vm निकल जाएगा। अभी नहीं दिखा कैसे, मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। तुम्हारे पास vr मौजूद है 3, तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू मौजूद है, और एक मज़ेदार बात है तुम्हारे पास रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद है जो आपकी थी 4। यानी अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ तो 4 बराबर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ vm स्क्वायर प्लस 9 ही होगा ना, हाँ, और माइनस 2 इंटू vm इंटू vr बोले तो 3 और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितनी निकाली तुमने, नीचे देखना 3/4। अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन भी मिल जाएगी। कर लेंगे, हाँ ना बताएं। और एक मज़ेदार बात है, एक चीज़ पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा क्रॉस को करने में रिवर को, 1 किलोमीटर चौड़ी, 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है वो चेक कर लेना। शायद 4 आ रही थी, नहीं 4 ही दी है, और 1 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, तो निकाल सकते हो कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये मैंने कहा मेन पार्ट मैंने कर दिया। अब आप एक आध छोटे मोटे आंसर दे सकते हैं। ठीक,
इतना नोट कर दें, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। इक्वेशन जो बनेगा उसको तो आप कर ले जाएंगे। चलें तो यही विराम दे देते हैं, एक आधो क्वेश्चन और आपके हैं, बस एक पर्सन वाला 2 ही 3 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे बस, बाकी तो अब उस पर आ जाएंगे आप कौन सा आई कैप जे कैप पर, उनको फिर अपन अगले टर्न पे लेते हुए जाएंगे, ठीक है ना। संडे को आपका टेस्ट था, ये आपको बता दूं, और संडे को आपका टेस्ट जो है वो काय का था, फर्स्ट चैप्टर का। तो कितने बजे रखना है आपका टेस्ट? लगभग सुबह कोई क्लास है तुम्हारी? कितने बजे? फिजिक्स का 8:30 से 12 बजे। स्कूल में? नहीं, ऑनलाइन। स्कूल में ही होगा ना, स्कूल वालों का? हाँ, स्कूल का ही है। फिजिक्स का इतना लंबा टेस्ट? अरे इतना लंबा क्या करा रहे हैं? आधा घंटा पढ़ने का और 3 घंटे का। सर कल है वो, कल है सैटरडे को, संडे का पूछ रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं कल का टेस्ट ना दे, परसों भरोसे बैठी रहे। संडे को तो कुछ नहीं है सुबह सुबह? नहीं। तो संडे को चलो सुबह तुम्हारा 9 बजे कर देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन मोड में रहेगा, ये बता दूँ, सारे लोग प्रेजेंट हो जाइएगा। और टेस्ट आपका रहेगा फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर के आप देखेंगे तो जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे सुनने हो, सारे आपके ऐप पे अपलोड कर दिए मैंने, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपके अपने वीडियो सेक्शन में, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है ना। सर मैं तो ऑनलाइन दे पाऊंगा। बोलो, कुछ कह रहे? यस सर, ऑनलाइन मेरा तो सर। टेस्ट ऑनलाइन हम बता दें, मोहित शाय के लिए रखेंगे बस, ठीक है ना। बाकी सारे ऑफलाइन यहीं आके देंगे। ठीक है। और अब हर्षवर्धन सिंह, तुम्हारे 3-4 टर्न हो गए होंगे आराम से, है ना। एक तो